अपराध की दुनिया में जब भी बड़े नामों की बात होती है तो जुबान पर ज्यादातर पुरुषों के ही नाम आते हैं। लेकिन एक औरत ऐसी थी जिसका नाम सुनकर पाब्लो एस्कोबार जैसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड की भी रूह कांप जाती थी। आज हम बात करेंगे ग्रिजेल्डा ब्लांको की, जिसने कोकीन और खौफ के दम पर अरबों डॉलर का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद पाब्लो एस्कोबार के हैं। अब जरा सोचिए, जो आदमी खुद आतंक का दूसरा नाम था, अगर वो कहे कि उसे दुनिया में सिर्फ एक इंसान और वो भी एक औरत से डर लगता है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि ग्रिसेल्डा ब्लैंको आखिर किस मिट्टी की बनी होगी। 250 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जिनके कत्ल का हुक्म सीधे ग्रिसेल्डा ने दिया था। इनमें दुश्मन थे, धोखेबाज थे और कई बार तो बिल्कुल बेगुनाह लोग भी, जो बस गलत समय पर गलत जगह पर थे। ये आंकड़ा उसकी बेरहमी का एक छोटा सा सबूत है। और ये देखिए, 1.5 टन कोकेन हर महीने। जी हाँ, हर महीने। जब वो अपने चरम पर थी तो इतना माल वो अमेरिका में स्मगल करती थी। इससे हर महीने लगभग 80 मिलियन डॉलर की कमाई होती थी। इतना कैश आता था कि उसे रखने के लिए अलग से घर खरीदने पड़ते थे, जहां नोटों के बस ढेर लगे रहते थे। तो 1980 के दशक में वो वाकई द कोकीन गॉडमदर थी। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कैश से लबालब भरे आलीशान बंगले, प्राइवेट जेट्स और कोलंबिया के बड़े बड़े कार्टेल के सरगना भी उसके सामने सिर झुकाते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इंसान इतना बेरहम, इतना खूंखार आखिर बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा उसके बचपन में, जो गरीबी और हिंसा की आग में तपा था। ग्रिसेल्डा की जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से हुई। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसका परिवार मेडेलिन की उन गलियों में आ गया जहां जुर्म आम बात थी, और महज 11 साल की उम्र में उसने अपना पहला कत्ल किया। एक बच्चे को फिरौती के लिए अगवा किया और जब पैसे नहीं मिले तो उसे गोली मार दी। सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में। 14 साल की होते होते वो घर पर होने वाले शोषण से तंग आकर भाग गई और पूरी तरह से अपराध की दुनिया में उतर गई। यही वो नींव थी जिस पर उसकी क्रूरता की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो ये तो थी उसके बचपन की कहानी। अब देखते हैं कि कैसे वो छोटे मोटे जुर्म से उठकर इंटरनेशनल कोकेन के धंधे की क्वीन बनी। ग्रिसेल्डा का दिमाग एक शातिर अपराधी का दिमाग था। उसने बहुत जल्दी ये भांप लिया कि मारिजुआना की तस्करी में झंझट ज्यादा है और मुनाफा कम, उसे छिपाना भी मुश्किल है, तो उसने अपना पूरा फोकस कोकेन पर लगाया। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट था, छिपाने में आसान था और इसकी कीमत सोने जैसी थी। ये वो फैसला था जिसने ड्रग्स के कारोबार का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर उसने अपना सबसे चालाक और बदनाम आइडिया निकाला। कोकीन की तस्करी के लिए खास तौर पर बनाई गई लॉन्जरी। जी हां, उसने ऐसी ब्रा और अंडरगारमेंट्स डिजाइन करवाए जिनमें ड्रग्स छिपाने के लिए सीक्रेट जेबें होती थीं। फिर वो खूबसूरत जवान लड़कियों को काम पर रखती, उन्हें इन कपड़ों में कोकीन भरकर भेजती और एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को अपनी अदाओं से चकमा देने की ट्रेनिंग भी देती। 1970 के दशक के बीच में जब उसका यह मॉडल हिट हो गया तो उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन न्यूयॉर्क के क्वींस में ले आई ताकि दुनिया के सबसे बड़े और मुनाफे वाले मार्केट पर सीधा कंट्रोल कर सके। उसने वहां एक इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया कि अमेरिकी एजेंसी DEA को उसके खिलाफ खास तौर पर ऑपरेशन बंशी चलाना पड़ा। न्यूयॉर्क के बाद 70 के दशक के आखिर में ग्रिसेल्डा वापस अमेरिका लौटी और इस बार उसने अपनी नई और पहले से भी ज्यादा खूनी सल्तनत की राजधानी के लिए मियामी को चुना। और उसके मियामी आते ही शहर में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे कोकीन काउबॉय वॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये कोई गली मोहल्ले की गैंग वॉर नहीं थी, ये था सरेआम कत्लेआम। दिन दहाड़े पब्लिक जगहों पर मशीन गनों से गोलियां चलती थीं। डेडलैंड मॉल जैसा मशहूर शूटआउट इसी दौर में हुआ, जिसने इस गैंग वॉर को आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। उसके राज में मियामी की सड़कों पर इतना खून बहा कि हालात काबू से बाहर हो गए। हिंसा का आलम यह था कि शहर के मुर्दाघर में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई और उन्हें बर्गर किंग से रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर किराए पर लेने पड़े ताकि लाशों को स्टोर किया जा सके। उसकी क्रूरता सिर्फ दुश्मनों तक ही सीमित नहीं थी, इसीलिए तो उसे ब्लैक विडो का बदनाम नाम मिला था। उसके लिए प्यार और धंधे में कोई फर्क नहीं था। उसके 3 पति थे और जब भी कोई उसके रास्ते का कांटा बना, उसने उसे हटवा दिया। पहले पति से बिजनेस को लेकर झगड़ा हुआ, मार दिया गया। दूसरे पर पैसे चुराने का शक हुआ, उसे भी मरवा दिया। और तीसरा पति जो उसके बेटे को लेकर भाग गया था, उसे भी नहीं बख्शा। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का अंत होता है।
ग्रिसेल्डा के लिए ये अंत तब शुरू हुआ जब उसकी हिंसा ने सारी हदें पार कर दी, खासकर जब उसके हिटमैन ने एक दुश्मन के 2 साल के बेटे को मार दिया। तब कानून की नजरें उस पर और भी ज्यादा गड़ गईं और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। 10 साल, पूरे 10 साल की लंबी खोज के बाद 1985 में डीईए एजेंट बॉब पालुम्बो ने उसे कैलिफोर्निया के एक शांत इलाके से आखिरकार पकड़ ही लिया। उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे सजा सिर्फ 20 साल की हुई। पर जेल की दीवारें भी उसे उस हिंसा से नहीं बचा पाईं जो उसने खुद शुरू की थी। जब वो जेल में थी तो उसके बेटों की एक-एक करके हत्या कर दी गई। सजा काटने और 2004 में कोलंबिया डिपोर्ट होने के बाद भी उसका अंत उसी हिंसा से होना तय था जिसे उसने खुद ईजाद किया था। विडंबना देखिए, वो अपनी ही बनाई हुई चीज का शिकार बनने वाली थी। और फिर वो दिन आया, 3 सितंबर 2012। 69 साल की ग्रिसेल्डा ब्लैंको मेडलिन में कसाई की दुकान से बाहर निकल रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 हत्यारे आए और उसे सिर में 2 गोलियां मारकर रफू चक्कर हो गए। ये एक तरह से कुदरत का इंसाफ था। उसे ठीक उसी मोटरसाइकिल असैसिनेशन के तरीके से मारा गया जिसे उसने खुद मियामी की सड़कों पर इतना कुख्यात बनाया था। तो ग्रिसेल्डा ब्लैंको की कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वो अपने हिंसक माहौल की एक पैदाइश थी जिसे हालात ने इतना क्रूर बना दिया, या फिर वो पैदाइशी तौर पर ही एक ऐसी अपराधी थी जिसकी बेरहमी की कोई सीमा नहीं थी? शायद इसका पक्का जवाब हमें कभी ना मिले, लेकिन उसकी ये कहानी आज भी सोचने पर मजबूर जरूर करती है।